Hello friends, my name is Dipesh and I welcome you all in my YouTube channel Dipesh Academy। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये दिसंबर सेशन का है, लेकिन ये एग्ज़ाम हो रहा है 8 अप्रैल 2022 को। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो मैं पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वो है BE-VAE 181। ठीक है, ये जो है पर्यावरण अध्ययन पे आधारित है और ये 50 क्वेश्चंस का MCQ है। ठीक है, इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसको यहाँ पे ध्यान से एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है। प्रश्नों के सही विकल्प केवल OMR शीट में लिखिए। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है। OMR शीट में निर्देशानुसार सही विकल्प उत्तर का क्रमांक संगत प्रश्न संख्या के नीचे लिखें और फिर उसी क्रमांक के आयत पर उसी कॉलम में चिन्ह लगाएं। अगर आप पाएं कि कोई भी विकल्प सही नहीं है तो 0 लिखें और कॉलम 0 में चिन्ह लगाएं। पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने में समय बर्बाद मत कीजिए। एक के बाद एक प्रश्न को करते जाइए। यदि बाद में समय रहे तो बचे हुए प्रश्नों को दोबारा देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखते हैं इसके आगे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा क्रॉप फील्ड्स, और मैं दोनों में कराने वाला हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका और हम लोग देख लेते हैं हिंदी में क्या क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? इसमें हो जाएगा खेत। हु क्वाइंड द टर्म पॉसिबलिज्म। ठीक है, पॉसिबलिज्म को क्वाइंड किया था लुसियन फेवरे ने। संभावनावाद शब्द किसने दिया? लुसियन फेवरे ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ये हो जाएगा लाइफ ऑन एयर। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है? तो वो हो जाएगा वायु में जीवन। होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ये हो जाएगा सोशल इनइक्विटी। एंड जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करना डैश का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सामाजिक असमानता का। which of the following views towards nature was proposed as an alternative to patriarchal system of domination? तो इसमें हो जाएगा इकोफेमिनिज्म। प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी नारीवाद। द मेन सेंटर ऑफ ENVIS इज लोकेटेड एट, इसमें कुछ कट गया है। ठीक है, इसका मैं हिंदी में करा देता हूँ। एनविस यानी ENVIS का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दिल्ली। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हो जाएगा हर्बीवोरस। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है शाक भक्षी। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स सल्फेट्स इन वाटर, एसिड रेन एंड फॉसिल फ्यूल्स आर पार्ट ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं? तो ये हो जाएगा अवसादी चक्र। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है अवसादी चक्र, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। यहाँ पे जो अवसादी चक्र है, ये अवसादी चक्र के अंदर आता है सल्फेट चक्र। ठीक है, ये इसी के अंदर आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज इज टर्म्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पारिस्थितिकी अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा चरम समुदाय। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? तो ये हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा। एट ग्लोबल लेवल द रीजन मोस्ट प्रोन टू नेचुरल कैलेमिटीज इज एशिया।
विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण है? तो ये हो जाएगा एशिया। Among the following factories which is not in the ताज ट्रेपेजियम जोन, ये हो जाएगा इसमें मथुरा शुगर फैक्ट्री। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रेपेजियम जोन में नहीं है? तो ये हो जाएगा मथुरा शक्कर फैक्ट्री। इसमें पूछ रहा है जो ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का, ठीक है ना, इसमें से कौन सी फैक्ट्री इस पर जो अपना प्रभाव नहीं डालती? तो वो हो जाएगा मथुरा शक्कर फैक्ट्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। साइलेंट वैली इज द नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर, यहाँ पे हो जाएगा कुंथी रिवर। ठीक है, साइलेंट वैली डैश नदी की संकरी घाटी है, तो ये कुंथी नदी की संकरी घाटी है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 800 BC वाज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए यहाँ पे 800 BC नहीं होगा, यहाँ पे होगा 8000 BC। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8000 BC हो जाएगा, जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। 8000 BC में करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो ये थी 5 मिलियन। इसमें भी हो जाएगा 5 मिलियन 5 मिलियन इसमें भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट्स हैव ट्रीज ऑफ 40 to 50 मीटर्स हाइट विथ थिन एंड ब्रॉड लीव्स, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन इंडिया टीक एंड बम्बू आर कॉमन इन ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट होगा। भारत में टीक एवं बांस के पेड़ साधारणतः पाए जाते हैं कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में। इन इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द बायोमास पीक्स इन द पीरियड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, भारतीय घास स्थल परितंत्र में जीव संहति अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होती है, ये होता है सितंबर से अक्टूबर तक में। एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, ये हो जाएगा यहाँ पे रिवर। सरित या फिर लोटिक अलवणीय जलीय परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंसेक्टिसाइड्स particularly DDT led to the reduction of population of birds। DDT का जो इसी चीज़ों में छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग खेतों में डालते हैं, इससे बर्ड्स के पॉपुलेशन में कमी आई है। कीटनाशकों विशेष रूप से DDT ने आबादी में कमी की है, किसके आबादी में? तो यहाँ पे चिड़ियों की आबादी में। स्टडी रिहेबिलिटेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन राइनोसेरस वाज हैम्पर्ड बिकॉज इनफ फूड वाज नॉट अवेलेबल इन द हैबिटेट। इसका दो कारण है, पहला है पोचिंग, क्या है पोचिंग, जिसको हम लोग हंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, भारतीय गैंडे का अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ था, क्यों? क्योंकि आवास में पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। The problem of invasive species is likely to increase due to climate change। आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी जलवायु बदलाव के कारण। Alien species which is known to cause skin allergies is Prosopis julifera। ठीक है, विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है वो कौन सी है? Prosopis juliflora। Which one of the following is not a criteria for designation of biodiversity hotspots। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो क्राइटेरिया नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए? तो ये हो जाएगा लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है? तो ये हो जाएगा अपेक्षाकृत कम अंतर्जातीय स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डाइवर्सिटी ऑफ एंड इन लिविंग नेचर। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है? जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट्स? कौन सा जो एनिमल्स है वो केवल पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में? तो वो हो जाएगा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है? वो हो जाएगा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर इज रेनफॉल। झीलों और नदियों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा वर्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेड सॉइल? ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज गुड फॉर क्रॉप्स ऑफ कॉटन, राइस एंड ग्राउंडनट। ये गलत है, क्योंकि कॉटन वगैरह के लिए हम लोग को चाहिए एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसके लिए हम लोग चाहिए ब्लैक सॉइल चाहिए। इट इज गुड फॉर क्रॉप्स ऑफ कॉटन, राइस एंड ग्राउंडनट। तो कॉटन के लिए हमें चाहिए क्या? ब्लैक सॉइल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? तो यह हो जाएगा, यह कपास, चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। एन एक्वीफर इज, एक्वीफर क्या है? अ लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर परकुलेट्स डाउन। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? अ लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर परकुलेट्स डाउन। एक जलभर क्या होता है? चट्टानों की वह परत जिससे हो करके जल नीचे अंतःस्रावित होता है। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 29 में। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन सॉइल इज टू अप्लाई जिप्सम। जिप्सम को अप्लाई करके हम लोग जो अल्कलाइन सॉइल होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। क्षारीय मृदा के सबसे प्रभावी उपचार के लिए निम्नलिखित का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? तो जिप्सम का। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्सेज कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल? ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल के लिए किस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? तो सन एनर्जी की, सौर ऊर्जा के। निम्नलिखित स्रोतों के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाशीय वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो वो हो जाएगा सूर्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द फर्स्ट वेव या टाइटल एनर्जी प्लांट was established in India at तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे established है ये? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये हम लोगों का तिरुवनंतपुरम में है और ये मेरा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम ये कहाँ पे है? द फर्स्ट वेव टाइडल एनर्जी प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये सही है। भारत में पहली तरंग या ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज बायोफिजिकल कैपेसिटी। वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, वह हो जाएगा जैव भौतिक भारण क्षमता कहलाती है। Among the following, which one is the major contributor to the greenhouse effect? तो ये हो जाएगा वाटर वेपर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देती है? तो वो हो जाएगा वाटर वेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? ये हो जाएगा 3 नंबर, UVA इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, परावैंगनी विकिरण यूवी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, UVA ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमंस? ये हो जाएगा यूवी रेडिएशन। निम्नलिखित में से किनके कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है? तो वो हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ठीक है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में कौन सा है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो वो है ओजोन। द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इज 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पायरेबल करके कुछ बोलते हैं। रेस्पायरेबल P का हो जाएगा पार्टिकुलेट, M का हो जाएगा मैटर। ठीक है,
हाँ, RSPM का फुल फॉर्म क्या होता है? RSPM इसको बोलते हैं रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये जो है एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। RSPM का सामान्य स्तर क्या होता है? 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विथ विच इन्वायरमेंटल इश्यू? तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। किस पर्यावरणीय विषय को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया था? तो वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का निष्कासन। हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई, यहाँ पे हो जाएगा इंडेमिज्म। ठीक है, हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई इंडेमिज्म। हॉट स्पॉट उच्च डैश के क्षेत्र होते हैं, स्थानिकता के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। What is the main aim of 1987 Amendment of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा टू इनेबल एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के 1987 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वह हो जाएगा पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक समाकलित उपागम सक्षम करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर, ये हो जाएगा 1980। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। विच कन्वेंशन टूक अप द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के लिए कौन सा अधिनियम आया था? तो वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आया था। किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ रिसाइकलेबल वेस्ट? तो ये हो जाएगा मेडिकल वेस्ट या फिर यहाँ पे कह सकते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। इसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते, हॉस्पिटल वेस्ट मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पुनः चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है? तो वो हो जाएगा चिकित्सक अपशिष्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन? ठीक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन का मेथड कौन सा नहीं है? तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा अपशिष्ट उपचार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सैनिटरी लैंडफिल से हो जाएगा, इंसिडेंशन में। ठीक है, डंपिंग एट सी एंड अंडरग्राउंड डिस्पोजल। इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल करेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोगों को 0 3 लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संकटदायी अपशिष्ट के निपटान का तरीका है? तो वो हो जाएगा इसमें भी ऑल करेक्ट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इंडिया हैज 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये गलत है, क्योंकि इंडिया के पास कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। यहाँ पे गलत लिखा गया। हॉट स्पॉट। ठीक है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, ऑल करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा वन पारिस्थितिकी महत्व का निरूपण नहीं करता है? तो इसमें भी हो जाएगा ऑल करेक्ट। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट? ठीक है ना, इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट में कौन सा नहीं है? तो एनिमल हाइड्स एंड बोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा जानवरों की खाल एवं हड्डियाँ। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया था? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी आंसर्स लिए गए हैं, सारे जो आंसर चेक किए गए हैं वो इसका जो बुक है BEVAE पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम, उस बुक से सारे आंसर को मिलाया गया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो नहीं मिले हैं उनको बाय गूगल पे सर्च करके उनको यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है। अगर आप लोग को इसमें कोई आंसर गलत लगता है तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, उसको मैं सुधार दूंगा। ठीक है। चलिए, जय हिंद।